डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 के टेली क्लास ज़ूलॉजी सब्जेक्ट के आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। आप जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और इसमें हमने इससे पहले मेल गेमीट फॉर्मेशन और फीमेल गेमीट फॉर्मेशन डिस्कस किया था। तो इसमें हमारे ये रहता है स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। आप जानते हैं कि ओवम इज द फीमेल गैमीट, और फीमेल गैमीट जो है किस तरह से बनता है उसका पूरा मैकेनिज्म आपको बता दिया था कि ये हैप्लॉइड सेल्स होती है, जर्म सेल्स होती है, जो कि फीमेल के गोनेट में, दैट मीन्स ओरी के अंदर बनती है। और ये जो स्ट्रक्चर है यही जर्म सेल कहलाता है, जो मेल के स्पर्म के साथ फ्यूज होकर फर्टिलाइज होकर जायगोट बनती है और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो प्रोसीड करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ओवम है, मैंने आपको बता दिया कि ये जो ओवम है ये हैप्लॉइड सेल है जिसको आप जर्म सेल भी कह सकते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझने के लिए आप एक तो इससे पहले वाले लेक्चर को अच्छी तरह से आपने ध्यान दिया होगा, और इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इसका स्ट्रक्चर है उसको हम डायग्रामेटिकली आपको शो करेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर इसके अंदर है। तो देखें यहाँ पे ये भी एक सेल है, और मेल और फीमेल के गेमीट फॉर्मेशन में क्या क्या डिफरेंसेस है वो आगे आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये एक नॉर्मल सेल है, एक एक्चुअली हैप्लॉइड सेल है। और ये जो हैप्लॉइड सेल है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे ये जो हैप्लॉइड सेल है, दिस इज कवर्ड बाय जिसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका दूसरा नाम जो है वो है वाइटुलाइन मेम्ब्रेन। और इसके बाद यहां पे साइटोप्लाज्म है, और इस साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ये जो आउटर रीजन ऑफ द सेल है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यहां पे कहते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म थोड़ा सा लाइटर कलर का ट्रांसपेरेंट पोर्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है और आउटर लेयर है। और इसको हम यहां पे और एक नाम भी दे सकते हैं जिसको हम कहते हैं यहां पे एग कॉर्टेक्स भी आप इसको कह सकते हैं, एग कॉर्टेक्स, क्योंकि ये कॉर्टिकल रीजन में। इसके बाद यहां पे जो दूसरा स्ट्रक्चर है दैट इज द न्यूक्लियस, और इसके अंदर न्यूक्लियोलस। और इसके अलावा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है, बाकी जो सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेलिस यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और ये जो सेल के ऑर्गेनेलिस है, ये जो अंदर वाला पोर्शन है, इसको हम कहते हैं, यहाँ पे आप देखें, दिस इज द ooplazm which is the inner mass of the cytoplasm, जो इसके बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं एग कॉर्टेक्स जिस तरह से बाहर वाले पोर्शन को कहते हैं, इसी तरह से जो अंदर की तरफ जो पोर्शन है दैट इज द ooplazm, या जिसको हम एंडोप्लाज्म भी कह सकते हैं, एंडोप्लाज्म। ओके, तो दिस इज अबाउट द सेल के अंदर के जो कंटेंट्स है। और इसके बाद यहाँ पे वाइटुलाइन मेम्ब्रेन। और इसके बाद इसके बाहर जो स्ट्रक्चर है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम कहेंगे कि एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होता है। और ये जो नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन जो होता है दैट कैन बी considered or named is zona pellucida। याद रखें कि zona pellucida is the
आउटर टू सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से जोना पेलुसिडा है, और जोना पेलुसिडा और वाइटिलाइन मेम्ब्रेन के बीच में भी एक बहुत ही थिन एक स्पेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पेरी वाइटिलाइन स्पेस कह सकते हैं, जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे पेरी वाइटिलाइन स्पेस होता है। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे एक तो वाइटिलाइन मेम्ब्रेन हो गया, और इसके बाद दूसरा जो लेयर है वो हो गया जोना पेलुसिडा, विच इज ए फॉर्मेट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, और ये एक नॉन सेलुलर लेयर है। और इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसके बाहर जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है और एक जो लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड एज द कोरोना रेडिएटा। तो जो कोरोना रेडिएटा है उसको अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये सेलुलर लेयर है, ऐसे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, crown like structure which are radiating outside, ऐसा स्ट्रक्चर जो आप पूरी सेल के सरफेस से ऐसे करके हर तरफ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज, यहां पे कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा इसलिए कहते हैं क्योंकि कोरोना इज ए क्राउन लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द सेल, और इसके बाद रेडिएटा मींस ये रेडिएशन की तरह यहां से बाहर की तरफ जो है, यहां से डिफरेंट यहाँ पे जो सेल्स हैं, और ये जो सेल्स हैं दीज आर नथिंग बट दीज आर फॉलिक्यूलर सेल्स। फॉलिक्यूलर सेल्स, जब गैमीट बनने का जो प्रोसेस शुरू हो जाता है तो उसमें ये वाला सेल ग्रोथ फेज में आ गया और ये ओवम बन रहा है, और इसके बाद बाकी जो सेल्स हैं इसके आसपास से वो सारे के सारे जो हैं ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, और ये इसको कवर करके होता है, इसके बाद बाकी जो प्रोसेस में भी इसमें हेल्प करती है। तो ये जो है फॉलिकुलर सेल्स हैं, या जिसको हम ग्रेन्युलोसा सेल्स भी कहते हैं। लेकिन ये जो पूरा लेयर जो बनती है जिसमें ये जो ओवम लिपटा हुआ होता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो ये 3 लेयर्स हैं जिससे मिलकर जो है बनती है ये 3 मेम्ब्रेन्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया। वाइटिलाइन मेम्ब्रेन, वाइटिलाइन मेम्ब्रेन जो सबसे इनर है, थिन है और ट्रांसपेरेंट है, जो वाइटिलाइन मेम्ब्रेन है, और उसके बाद ये सिक्रीट करता है, ओवम खुद ही सिक्रीट करता है इसको। इसके बाद दूसरा जो लेयर है दैट इज द जोना पेलुसिडा लेयर। जोना पेलुसिडा लेयर कौन सा हो गया, आपको बता दिया कि यहाँ पे जो दूसरा लेयर है वो जोना पेलुसिडा का लेयर है, जो कि एक नॉन सेलुलर लेयर है। और यहाँ पे आप देखें ये मिडिल वाला लेयर है, क्योंकि आपको पता चल गया कि सबसे अंदर वाइटिलाइन मेम्ब्रेन है, उसके बाद जोना पेलुसिडा जो है ये मिडल में है, ये थिकर लेयर है एज कंपेयर टू द वाइटिलाइन मेम्ब्रेन। ये ट्रांसपेरेंट है, ये नॉन सेलुलर है, ये एक ऐसे मटेरियल से बना है जो सेल नहीं है बल्कि ये सिक्रीशन है। खासतौर पर ये मैट्रिक्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स उसमें होती है। ग्लाइकोप्रोटीन्स मींस कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का ये बना हुआ होता है। तीसरा जो लेयर है वो कोरोना रेडिएटा लेयर है, जो सबसे बाहर है, और ये थिकर लेयर है। और यहाँ पे आपने देखा कि ये बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं, रेडिएशन की तरह है, और यहाँ पे ये सारे इंडिविजुअल सेल्स हैं जो कि इस पूरे ओवम को कवर करके होता है। और इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा इस तरह से कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इलोंगेटेड सेल्स आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और ये जो इलोंगेटेड सेल जो है इस तरह से कवर करके होता है इसके बाहर से, और कलेक्टिवली हम इसको कोरोना रेडिएटा लेयर कहते हैं। और इसके बाद क्या इसकी सिग्निफिकेंस है या फर्टिलाइजेशन में अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो दीज आर द 3 लेयर्स जिससे ये जो ओवम है वो बनी हुई है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम है। ओके, तो इसके बाद यहां पे आपको और एक चीज मैं बताऊंगा, वो ये है कि देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन द गैमीट फॉर्मेशन इन केस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। मेल और फीमेल के गैमीट फॉर्मेशन के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपको बता दिया था
लेकिन यहाँ पे हम बताएंगे कि व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस। यहाँ पे हमने 10 डिफरेंसेस आपको बताएंगे कि दिस डिफरेंसेस आर, फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे हम कैरेक्टर्स, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और यहाँ पे जो oogenesis है उसके फीचर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसमें कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन। नंबर फर्स्ट है यहाँ पे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ साइट ऑफ अकरेंस, कि ये कहाँ पे प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस या oogenesis का प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको बता दिया कि जो टेस्टिस होता है इसके अंदर बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। उसके अंदर होती है जर्मिनल एपिथेलियम, वहां पे जर्म सेल्स होती है और वहां पे गैमीट फॉर्मेशन मेल्स में उसका जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। इसीलिए हम कहेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो साइट ऑफ अकरेंस है वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है और वो टेस्टिस में होता है। लेकिन अगर हम ओवरी की बात करते हैं, ओवरी जो है दे आर इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और वो 2 इन नंबर होती है, लेकिन उस ओवरी के जर्मिनल एपिथेलियम में oogenesis का प्रोसेस होता है, ओम फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पे कंटिन्यूटी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जैसे आपको बता दिया स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको डिस्कस किया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस जो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होने के बाद पूरी लाइफ जो है जर्म सेल फॉर्मेशन मेल्स के अंदर जो है वो कंटिन्यू रहती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे oogenesis की बात करते हैं, लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में कि वहां पे ये डिसकंटिन्यूअस होती है oogenesis, और आपको बता दिया कि oogenesis का प्रोसेस जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज से शुरू हो जाता है, 1 मंथ से शुरू हो जाता है और इसके बाद वहां पे जो है उसके नंबर में फ्लक्चुएशंस आती है, जैसे 1 मंथ पे 1700 होती है, उसके बाद उसकी नंबर इंक्रीज होती है, बर्थ पे कम हो जाती है एट्रिशिया की वजह से, डिजनरेशन की वजह से, और आपने देखा कि प्यूबर्टी के टाइम पे जो है वो 60 to 70,000 तक रहती है। उसके बाद वहां से हर महीने एक ओवम बनती है, उसके बाद पूरा महीना जो है सिर्फ एक ओवम बनने का जो प्रोसेस है वो जारी रहता है। तो इस तरह से इसको हम डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं। दैट इज नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, दैट इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द रिप्रोडक्टिव साइकिल के हिसाब से चलता है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि टोटल पीरियड कितना लेता है। जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो बिगिनिंग से लेकर लास्ट तक जो है मल्टीप्लिकेशन से लेकर मैच्योर होकर स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटिड बनने के बाद स्पर्मियोजेनेसिस से स्पर्म बनने के प्रोसेस तक तकरीबन 74 डेज यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे जो है 74 डेज इसमें इसका टोटल टाइम पीरियड है, लेकिन यहाँ पे जो है फ्यू डेज टू ईयर्स लगती है इसमें इसको मैच्योर होने में। फीमेल गैमीट जो है उसको मैच्योर होने में कई साल जो है उसको लग जाता है मैच्योर होने के लिए। पॉइंट नंबर 4 क्या है, ग्रोथ फेज है। और ग्रोथ फेज का आपको इसका मीनिंग बता दिया था कि ग्रोथ फेज जो है मेल गैमीट फॉर्मेशन में भी ग्रोथ फेज होता है और फीमेल गैमीट फॉर्मेशन में भी ग्रोथ फेज होता है, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस होती है। अगर हम मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस में देखेंगे तो वो थोड़ा सा शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है एज कम्पेयर टू द फीमेल्स, और फीमेल्स में आप देखेंगे लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है। लॉन्गर ड्यूरेशन का मतलब ये हुआ कि वहां पे उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है और वो तकरीबन 200 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। और ये बात भी आपको याद रखना है कि ये वही स्ट्रक्चर है, ये ओवम वही स्ट्रक्चर है, वही सेल है जो बाद में जाके फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा, और जायगोट बनने के बाद वो जो जायगोट डिवाइड होके वहीं से क्लीवेज होके वहीं से डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। इसीलिए ये लॉन्गर ड्यूरेशन का होती है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिटिव मटेरियल जमा किया जाता है। खासतौर पर कुछ ऐसे एनिमल्स है जिसमें योग कंटेंट ज्यादा होता है, उसमें योग जमा किया जाता है। ह्यूमन का जो ओवम है वहां पे भी योग जमा होता है, लेकिन वो बहुत ही लिटिल अमाउंट में होती है। इसीलिए हम जो फीमेल ओवम इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स होती है उसको मैक्रोलेसिथल एग्स कहते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 क्या है, योग सिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो मेल में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि वहां पे योग सिंथेसिस हो। आपको स्पर्म के डायग्राम में आपको स्ट्रक्चर में लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि वहां पे जो है एक्ट्रोसोम और न्यूक्लियस के अलावा वहां पे थोड़ा सा साइटोप्लाज्म ना के बराबर, और वहां पे योग का कंटेंट होता ही नहीं, योग फॉर्मेशन मेल में नहीं होती है।
लेकिन अगर हम यहाँ पे फीमेल में वाइटेलोजेनेसिस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो ग्रोथ फेस होता है यहाँ पे वाइटेलोजेनेसिस होती है। वाइटेलोजेनेसिस का मीनिंग है योग फॉर्मेशन होती है। किसी स्पीशीज में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, लेकिन योग फॉर्मेशन जो है दैट टेक प्लेस इन केस ऑफ फीमेल्स oogenesis के दौरान। पॉइंट नंबर 6 है न्यूक्लियर चेंजेस। न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेस आती है, न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेस आती है। जैसे देखें यहाँ पे न्यूक्लियस बिकम्स कंडेंस, न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाते हैं, कंडेंस हो जाती है और ये हेड रीजन में फिट हो जाती है। और वो जो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है दैट इज टू वेरी टाइनी स्ट्रक्चर, और वहां पे ये न्यूक्लियस जो है वो वहां पे प्रेजेंट होती है हेड रीजन में कंडेंस होकर। लेकिन यहाँ पे देखें न्यूक्लियस इज ब्लोटेड लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियस जो वो न्यूक्लियस की वजह से न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज हो जाता है और इसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो स्वेल अप हो जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है, और इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन में आसानी पैदा हो जाती है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है, यहाँ पे कंडेंस हो जाता है, यहाँ पे बाहर की तरफ निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड एज द ब्लोटेड शेप। ओके, तो इसके बाद पॉइंट नंबर 7 क्या है, नंबर ऑफ गैमीट्स की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ गैमीट्स यहाँ पे एक स्पर्मेटोगोनियम जो है यहाँ पे कितना बनाता है, 4 स्पर्म्स बनाती है। आपको लास्ट टाइम बता दिया था कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक अगर है तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज, उसके बाद ग्रोथ फेज, उसके बाद ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो 1 से 2 सेल बराबर सेल, और 2 से ये 2 और ये 2, 1 2 3 4, ये 4 स्पर्मेटिड्स बन जाती है। और 4 स्पर्मेटिड के बाद यहाँ पे स्पर्म्स बन जाती है, 4 स्पर्म्स बन जाती है। ओके, ओके, तो देखिए यहाँ पे 2n से ये n हो जाता है, यानी कि हैप्लॉइड बन जाती है, और यहाँ से उसके बाद यहाँ पे जो है 1 2 3 और 4 स्पर्म्स यहाँ पे बन जाती है। तो दिस इज द क्या कहेंगे इसको, ये प्रोसीजर है। तो इसके बाद यहाँ पे देखें 4 स्पर्म्स। लेकिन अगर हम oogoneum की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ओवम बनता है, सारे के सारे नहीं बनता है, बल्कि एक ही ओवम बनता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बता दिया कि यहाँ से मल्टीप्लिकेशन फेज में इस तरह से डिवाइड हो जाता है, उसके बाद ये 2n है, और यहाँ पे ग्रोथ फेज फिर से 2n, और इसके बाद जब फर्दर डिवीजन हो जाता है मैच्योरेशन के दौरान, तो यहाँ पे एक छोटा और एक बड़ा यहाँ पे सेल बनता है, जिसको हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था। इसके बाद फर्दर डिवीजन में मैच्योरेशन फेज में यहाँ पे फिर से 2 सेल, एक बड़ा एक छोटा, और ये जो स्ट्रक्चर है ये बाद में ओवम बन जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक जो oogoneum है वहां से कितना बनता है, सिर्फ एक ही ओवम बनता है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे 4 स्पर्म्स बन जाती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 है पोलर बॉडी की अगर हम बात करते हैं, जो मैंने अभी आपको बता दिया, छोटे छोटे जो सेल्स है दे आर कॉल्ड एज पोलर बॉडीज। और ये जो पोलर बॉडीज है उसका तो नाम निशान नहीं स्पर्म फॉर्मेशन के दौरान नहीं बनती, क्योंकि 4 के 4 स्पर्मेटिड्स बन जाती है, इसीलिए यहाँ पे पोलर बॉडीज नहीं बनती है। लेकिन अगर हम फीमेल में देखें तो वहां पे फीमेल गैमेट फॉर्मेशन में 2 या 3 पोलर बॉडीज एंड तक बन जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे साइट ऑफ कंप्लीशन, कहां पे स्टार्ट होती है, आपको बता दिया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो टेस्टिस में स्टार्ट हो जाती है। टेस्टिस का जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है वहां पे जर्म सेल्स होती है, जर्म सेल फॉर्मेशन होती है, वहीं पे स्टार्ट होती है, और वहीं पे मैच्योर होकर ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये पहुंच जाती है। फिर वहां से ट्रांसपोर्टेशन होता है विद द हेल्प ऑफ द ट्यूब्यूल्स, रिप्रोडक्टिव डक्ट्स। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें इन केस ऑफ फीमेल oogenesis में स्टार्ट हो जाता है इनसाइड द ओवरी, और उसके बाद यहाँ पे ओवरी के बाहर जब आ जाता है, यानी कि ओवरी से बाहर आने के प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। ओवुलेशन के बाद वो ओविडक्ट में आ जाता है, वहां पे कंप्लीट हो जाता है। वहां पे अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है स्पर्म एंट्री के बाद, तो उस तरह से फर्दर कंप्लीशन, फर्दर उसमें जो चेंजेस आ जाती है,
या जैसे कि किसी में योग फॉर्मेशन होनी, तो योग फॉर्मेशन जो है ओवरी में नहीं होती है बल्कि वो ओविडक्ट में होती है। तो ये सारे प्रोसेस है। तो कंप्लीट होने का जो प्रोसेस है वो आउटसाइड ओवरी होती है, इनसाइड ओवरी नहीं होती है। इनसाइड ओवरी में ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, लेकिन आउटसाइड ओवरी में ये कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद है पॉइंट नंबर लास्ट, साइज की अगर हम बात करते हैं, स्पर्म देखें यहाँ पे मच स्मॉलर देन स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम जो यहाँ पे बन जाती है वो जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोगोनियम। ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, जितना इसका साइज है और यहाँ पे जो स्पर्म का साइज है, इसको हम कंपेयर करेंगे तो बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे दूसरा देखें, अगर हम फीमेल गमीट में जो ओवम बनता है, यहाँ पे आप देखें तो जितना यहाँ पे फीमेल का जो ऊगोनियम है, ये ऊगोनियम है, ऊगोनियम, और उसके बाद यहाँ पे जब ओवम बन जाती है तो वो उतने छोटे साइज का नहीं होता है स्पर्म की तरह, बल्कि वो लार्जर साइज का होता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आपके सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ह्यूमन फीमेल्स, और इसके बाद फर्टिलाइजेशन, और इस तरह से हम प्रोसीड करेंगे। टिल देन गुड बाय।